हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिषेक बैच के आलोक में भी आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए फिलहाल मेरे प्यारे साथियों, अभिषेक बैच के अंतर्गत मराठाओं को लेकर के हमारा डिस्कशन चल रहा है और हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मराठाओं का चैप्टर काफ़ी अपने आप में क्या लेंदी है। फिलहाल देखिए मराठाओं को लेकर के अगर हम लोग व्यवहार करने की बात करें तो मराठाओं के कॉन्टेक्स्ट में और राजा राम तक का डिस्कशन आपने वाइंड अप कर लिया है। यानी कि शिवाजी महाराज के डेथ के बाद मराठाओं के और राजनीतिक व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन भी हमने आपको बतलाने का कार्य कर दिया है। शिवाजी महाराज के डेथ के बाद संभाजी को आप मराठाओं के छत्रपति के रूप में किस प्रकार से लेके चलेंगे, या राजा राम को मराठाओं के छत्रपति के रूप में किस प्रकार से लेकर चलेंगे और उनको आधार बना करके किस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारियां आपके पास आ जानी चाहिए, वो तमाम प्रकार की तथ्यात्मक जानकारियों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष कर दिया गया है। देखिए मराठाओं के और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में आज की जो हम लोगों की चर्चा रहेगी ये बहुत ही डिफरेंट वे में आपके सामने आएगी। और डिफरेंट वे में सामने क्यों आएगी मैं शुरुआत में आपको बता देता हूं। आज हम कई सारी वैल्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मराठाओं के और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवाओं को जो आगमन है या मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवा जैसे पद का जो प्रॉपर इमरजेंस है, जो उदय हुआ है, इस उदय होने की जो गहराई है ना, यह आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? वजह यह है, हम सभी लोग जानते हैं कि अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को बनाने का कार्य किसने किया? शिवाजी महाराज ने किया। और अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में एक पद आपको मिलेगा जिसका नाम क्या था? पेशवा ही था। लेकिन मराठाओं के और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवाओं को जो आगमन हुआ है वो 1713 ईस्वी से हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना आना चाहिए कि अष्टप्रधान के अंतर्गत जो आपका पेशवा है वो क्या है, और 1713 ईस्वी में मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवा जैसी शब्दावली जो है इसकी गहराई क्या है। अगर आप इस गहराई को अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी चर्चा भी क्या है, उतनी ही पाकसाफ और उतनी ही व्यवस्थित और उतनी ही पवित्र क्या है, बन जानी चाहिए। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमको और राजा राम के बाद की कंडीशन को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। और जैसे ही राजा राम है ना, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा, जैसे ही राजा राम औरंगजेब के हाथों मारे जाते हैं तो अब देखेगा कि मराठाओं के छत्रपति की गद्दी पर या छत्रपति जैसे पद पर या छत्रपति के सिंहासन पर आपको कौन नजर आने वाला है ना। उसकी ड्राफ्टिंग सबसे पहले आपको करके चलनी पड़ेगी और ड्राफ्टिंग के माध्यम से आपको प्रत्येक पहलू पर क्या है, यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता रहेगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको करके नहीं चलनी है। यानी कि राजा राम के बाद समय लो पहले तो राजा राम के बाद जब समय आप लेंगे तो समय क्या आएगा भी आपका? समय आपका क्या आएगा? 1700 AD से स्टार्ट होगा और ये समय कहां तक जाएगा? 1707 ईस्वी तक आपका ये समय जाएगा। ओके, अब इस समय क्या होंगे? 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच में आपको शिवाजी सेकंड आपको कहते दिखाई पड़ेंगे, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में। ओके, मराठाओं के छत्रपति के रूप में। अब देखो ये जो आपके शिवाजी सेकंड है, तो शिवाजी सेकंड को कैलकुलेट करने का दो प्रकार का तरीका है। एक तरीका तो क्या है, आप कह सकते हैं कि राजा राम के पुत्र हैं, राजा राम के क्या है, पुत्र हैं, राजा राम के पुत्र हैं। और एक तरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का कि ताराबाई के पुत्र, यानी कि यहां पर जो ताराबाई है वो कौन है? वो राजा राम की क्या है? वाइफ है। यहां पर जो ताराबाई है कौन है? वो राजा राम की क्या मानी जाएंगी? पत्नी मानी जाएंगी, यानी कि वाइफ मानी जाएंगी। अब ये सारी कैलकुलेशन क्या परिवार के अंदर की है। अभी जो संभाजी वाला पक्ष है, तो संभाजी वाले पक्ष को थोड़े समय के लिए क्या है, हमको होल्ड पर रखना पड़ेगा, बहुत थोड़े समय के लिए।
तो आप बता पा रहे हैं कि शिवाजी सेकंड जो हैं अब मराठाओं के अगले छत्रपति के रूप में आपके सामने आते हैं, जो राजा राम के पुत्र हैं। और राजा राम की वाइफ कौन है? ताराबाई, यानी कि ताराबाई के भी क्या है? पुत्र माने जाएंगे। लेकिन यहां पर मामला क्या है? यहां पर मामला आपको यह बता के चलना पड़ेगा कि शासन की बागडोर, शासन की जो बागडोर है, शासन की जो बागडोर है, तो शासन की बागडोर आप किसको देंगे? ताराबाई के हाथों में। शासन की बागडोर आप किसको देंगे? ताराबाई के हाथों में। किसके हाथों में देंगे? ताराबाई के हाथों में। लेकिन सावधानियां क्या क्या लेके चल रही है? सावधानियां भी तो आपको बनानी पड़ेंगी। तो सावधानियां आपको क्या क्या लेके चल रही है? ताराबाई को यहां पर आप महिला शासिका कहने का प्रयास ना करें। ताराबाई को यहां पर आप क्या है? महिला शासिका कहने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा प्रयास आपको नहीं करना है। ताराबाई के हाथों में केवल शासन की बागडोर है। ताराबाई जो है सिंहासन पर आपको नजर नहीं आएंगी। शिवाजी सेकंड कौन है? माइनर है, अल्पवयस्क हैं। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को मराठाओं को छत्रपति घोषित किया और शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप ताराबाई को एक महिला शासिका के रूप में यहां कैलकुलेट करने का प्रयास करें। आपको ऐसी अननेसेसरी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हां, ये कह सकते हैं कि एकमात्र मराठा महिला जिनका शासन संबंधी व्यवहारों में, ये कह दो आप, ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है, जिनका शासन संबंधी व्यवहारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा, ऐसा कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जल्दबाजी करते हुए, क्योंकि वो जब लैंग्वेज बनाता है ना तो आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप परेशानी में ना आए, इस नाते हमने आपको सावधानियां बता दी हैं कि यहां आप जैसे ही शिवाजी सेकंड के शासनकाल में शासन की मुख्य बागडोर ताराबाई के हाथों में सौंपने की बात करेंगे, वैसे ही यहां पर आपको क्या है, कुछ अनिवार्य सावधानियां लेकर के चलनी पड़ेंगी। आप इनको महिला शासिका के रूप में नहीं दिखाएंगे। हां, आप ये अवश्य कह सकते हैं कि मराठाओं के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में एकमात्र ऐसी महिला आपको दिखाई पड़ेंगी जिनका शासन संबंधी व्यवहार में क्या है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा। अब यहां से क्या होता है? यहां से यह होता है कि एक सवाल आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पनपा है। और सवाल क्या पनपा है ना, कि अगर हम यहां से देखेगा, ये लैंग्वेज काफी ज्यादा रही है। यहां से अगर हम एक ग्राउंड बनाएं, औरंगजेब की मृत्यु, तो आप देख पा रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु का ग्राउंड क्या है? 1707 ईस्वी है। क्या है भी आपका? 1707 ईस्वी है। तो इसी बात को आधार बना करके कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। वो ये पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय, सवाल ये पुटअप किया जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व, देखिए नेतृत्व की बात हो रही है, मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो अगर यह सवाल आपसे यहां पर पुटअप किया जाता है कि भी औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो नेतृत्व है वो किसके हाथों में था, तो यहां पर जो प्रॉपर आपका आंसर आना चाहिए, वो प्रॉपर आंसर आपका किस रूप में आना चाहिए? ताराबाई के रूप में आपका प्रॉपर आंसर आना चाहिए, है ना। तो आप देखो, ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ती हैं, है ना, क्योंकि शिवाजी सेकंड का जो शासनकाल है वो 1707 तक आपका जाएगा। और इसीलिए वो जानबूझ के सवाल पूछता है, क्योंकि शिवाजी सेकंड क्या है, वो तो अल्पवयस्क है ना, तो उन्हीं को आधार बना करके कई बार वो क्वेश्चन पुटअप करने की बात करता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व है वो यहां पर किसके हाथों में है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका
ताराबाई हो जाएगा। अब एक नई लैंग्वेज आपको यहां पर बनानी पड़ेगी। नई लैंग्वेज आप क्या बनाएंगे? इससे लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया होगा कि एक समय ऐसा रहा कि एक तरफ क्या रहे? संभाजी, और संभाजी वर्सेस क्या हो गया? औरंगजेब। संभाजी वर्सेस क्या हो गया जी आपका? औरंगजेब। पढ़ा था ना हमने? बिल्कुल पढ़ा था। और जब संभाजी वर्सेस औरंगजेब हुआ तो इसमें हमने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला था? संभाजी की हत्या। संभाजी की हत्या किसके हाथों? औरंगजेब के हाथों। और यहीं पर एक चीज हमने होल्ड पर रखी थी ताकि उसको जुड़ाव आज हो पाए, है ना। संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र साहू मुगलों की कैद में, मुगलों की कैद में। संभाजी के पुत्र साहू कौन है? मुगलों की कैद में, मुगलों की कैद में। और मुगलों की कैद का मतलब क्या होता? औरंगजेब की कैद। मुगलों की कैद का मतलब क्या होता? औरंगजेब की कैद। लेकिन जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होगी, वैसे ही आपको क्या है? कौन दिखाई पड़ेंगे? बहादुर शाह प्रथम। आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? बहादुर शाह प्रथम दिखाई पड़ेंगे। और बहादुर शाह प्रथम कैसे दिखाई पड़ेंगे? मुगल शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। बहादुर शाह प्रथम कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको? मुगल शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। मुगल शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे दिखाई पड़ेंगे भाई? मुगल शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। और मुगल शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे तो ये क्या कार्य करेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन एक ऐसा कार्य करने का प्रयास अवश्य किया जिससे कि मराठाओं को जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रॉपर क्या आ जाए? डिस्टर्बेंस आ जाए, या उसमें एक क्या आ जाए? प्रॉपर परेशानी आ जाए। और डिस्टर्बेंस लाने के लिए या परेशानी लाने के लिए इन्होंने कार्य किए। क्या कार्य किया, है ना? इनके बारे में कह पाएंगे हम कि इन्होंने साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। इन्होंने साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। इन्होंने साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ तो उद्देश्य है, एक तरफ तो हम किसको लेके चलें? शिवाजी सेकंड को लेके चलें, मराठाओं के छत्रपति के रूप में। लेकिन ये अल्पवयस्क हैं और इनके समय में, है ना, इनके समय में क्या है? ताराबाई जो इनकी माता हैं उनके हाथों में क्या रहेगा? शासन की मुख्य बागडोर रहेगी, है ना। और इनको आप महिला शासिका नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे? एकमात्र मराठा महिला जिनका शासन संबंधी व्यवहारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा है। यहां से सवाल भी कई बार आपसे पुटअप किया जाता है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब के डेथ का ग्राउंड आपके सामने आता है, और औरंगजेब के डेथ के ग्राउंड को आधार बनाते हुए कई बार आपका जो एग्जामिनर है वो ये सवाल पुटअप कर चुका है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठाओं का जो नेतृत्व है वो किसके हाथों में है? तो उस समय शिवाजी सेकंड आपको दिखाई पड़ेंगे, और शिवाजी सेकंड के समय में शासन के बागडोर ताराबाई के हाथों में। तो आंसर क्या आएगा? ताराबाई आएगा। इस समय एक ऐसा ही ग्राउंड हमने अलग बनाया, है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संभाजी बनाम औरंगजेब, तो उसमें संभाजी की हत्या कर दी गई है, लेकिन जो संभाजी के पुत्र साहू हैं उनको औरंगजेब ने अपने कैद में कर लिया था। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु आपके सामने आती है, तो जो पहले उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मराठाओं को राजनीतिक बेचैनी देना चाहते हैं, मराठाओं को एक राजनीतिक परेशानी में डालना चाहते हैं, और मराठाओं को एक राजनीतिक बेचैनी दिए जाने के उद्देश्य से, या मराठाओं को एक राजनीतिक परेशानी दिए जाने के उद्देश्य से ये क्या काम करते हैं? ये साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर देते हैं। उद्देश्य है कुछ ना कुछ तो आपके समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहां पर जो बहादुर शाह प्रथम है वो ये चाहते हैं कि साहू जैसे ही बाहर जाएं, साहू जैसे ही बाहर जाएं तो बाहर जाकर के वो क्या करें? उनका टकराव किसके साथ हो? शिवाजी सेकंड के साथ हो, क्योंकि शिवाजी सेकंड किसका पक्ष है? राजाराम वाला पक्ष है। और साहू किसका पक्ष है? ये संभाजी वाला पक्ष है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी कि जैसे ही साहू मुगलों की कैद से बाहर आते हैं तो उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी और उन्होंने अपनी दावेदारी लाते हुए कहा कि मराठाओं की छत्रपति की गद्दी पर अधिकार अगर किसी का है तो किसका है? साहू का है। उस समय माहौल भी कुछ ऐसा था कि संभाजी वाले पक्ष को मराठा सरदार भी काफी कैपेबल मान के चलते थे, या संभाजी वाले पक्ष के संदर्भ में जो आपके मराठा सरदार हैं उनका झुकाव आपको क्या है? नजर आता है। तो मराठा सरदारों का सहयोग भी किसको मिला? साहू को मिला। और साहू उन तमाम प्रकार के सहयोगों को अपने साथ जोड़ते हुए क्या है, ये शिवाजी सेकंड और ताराबाई को क्या है? हरा देंगे। लेकिन शिवाजी सेकंड और ताराबाई को कोल्हापुर, आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में कोल्हापुर जैसे क्षेत्र सौंप दिए गए थे कि भी आप पराजित भले हुए हैं लेकिन आपको हम छत्रपति के सिंहासन पर नहीं रहने देंगे, लेकिन आपका जो आजीविका है या आपके जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वो अपने आप को अच्छी तरीके से क्या है? पूर्ण कर पाए, इस नाते हम आपको क्या है? कोल्हापुर का क्षेत्र सौंप रहे हैं। तो हमने हमेशा इस बात को दोहराया है कक्षाओं में कि यहां बहादुर शाह प्रथम ने समय के हिसाब से, आप देख पा रहे होंगे कि समय के हिसाब से क्या है, मराठाओं को थोड़ा परेशान करने के उद्देश्य से साहू को बाहर कर दिया। वो जानते थे कि भी जो साहू हैं ये बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के क्या है, छत्रपति के पद के संदर्भ में क्या है, अपने दावेदारी को लेकर के आएंगे और हम दूर से बैठ के क्या है, तमाशा देखेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन इसका मराठाओं के संदर्भ में फायदा यह हो गया साथियों कि मराठाओं को साहू के आने के बाद मराठाओं को क्या है, एक लंबे समय तक क्या है, स्थायी तौर पर छत्रपति मिल गया, है ना। तो अब मामला क्या बनेगा? मामला बनेगा हम समय जो लेंगे, है ना, 1707 का ही समय लेंगे। समय जो हम लेके चलेंगे 1707 ईस्वी का ही क्या है समय, हम यहां पर क्या है कैलकुलेट करके चलने वाले हैं। 1707 में आपको दिखाना पड़ेगा एक उत्तराधिकार का युद्ध है ये। अब फाइनली हमको कहने का मौका मिला है कि उत्तराधिकार का युद्ध कह लेते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध। और ये जो आपका उत्तराधिकार का युद्ध रहा, इसको आप क्या कहेंगे? खेड़ का युद्ध कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? खेड़ का युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे भी? इसको आप खेड़ का युद्ध कहेंगे। और हमने आपको हमेशा सिखाया होगा कि जब कभी भी आप किसी बैटल का जिक्र करते हैं, क्या कहा? जब कभी भी आप किसी बैटल का जिक्र करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने खेड़ का युद्ध कहा तो फिर आपको इसके पक्ष बनाने पड़ेंगे, और पक्ष में एक और कौन हो जाएंगे? आपके शिवाजी सेकंड हो जाएंगे। पक्ष में एक और कौन हो जाएंगे? आपके शिवाजी सेकंड हो जाएंगे। और शिवाजी सेकंड के साथ जुड़ के काम कौन करेंगी? ताराबाई। शिवाजी सेकंड के साथ जुड़ के काम कौन करेंगी? ताराबाई। और एक और कौन हो जाएंगे? आपके साहू हो जाएंगे। एक और आपके कौन हो जाएंगे? आपके साहू हो जाएंगे, है ना। और साहू के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको यहां पर जोड़ के चलना पड़ेगा। नाम क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को क्या है, आप यहां पर क्या है, जोड़ करके चलेंगे, ठीक है। और जब आप निष्कर्ष देने की बात करेंगे तो निष्कर्ष किस रूप में सामने आएंगे? क्या क्या बातें आप यहां पर क्या है निष्कर्ष के रूप में लिख पाओगे? नंबर एक तो आप ये कहेंगे कि शिवाजी सेकंड की हार है। शिवाजी सेकंड की क्या है? हार है। एक बात आपने कही। दूसरी बात यह है कि शिवाजी सेकंड तथा ताराबाई को, शिवाजी सेकंड तथा ताराबाई को कोल्हापुर का क्षेत्र सौंपा गया। कोल्हापुर का क्षेत्र सौंपा गया। कोल्हापुर का क्षेत्र सौंपा गया भाई, ताकि उनके जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वो ठीक ठाक अपने आप को क्या है आगे बढ़ाता रहे। नंबर 3 पे आप ये कहेंगे कि साहू मराठाओं के अगले छत्रपति बने। साहू मराठाओं के अगले छत्रपति बने।
साहू मराठाओं के क्या है, अगले छत्रपति बने। ठीक है, तो ये 1707 में हुआ। 1707 में जैसे साहू बाहर आए, उन्होंने जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि छत्रपति जैसे पद को लेकर के अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। यहां पर जो आपके शिवाजी सेकंड हैं और ताराबाई जो है लगभग में अकेले रह गए हैं। साहू को मराठा सरदारों का एक जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन जो मेन नाम आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना, वो नाम क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ। निष्कर्ष में शिवाजी सेकंड और ताराबाई की हार है। शिवाजी सेकंड तथा ताराबाई को कोल्हापुर का क्षेत्र सौंपा गया और साहू जो हैं ये मराठाओं के क्या है, अगले छत्रपति बने। साहू जो हैं ये मराठाओं के क्या है, अगले छत्रपति बने हैं। लेकिन यहां पर एक नाम जो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब इस नाम को लेकर के आपको वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन यहां पर क्या है, लेकर के चलनी पड़ेगी। यानी कि अब कुछ नया होने वाला है। अब क्या है, अब कुछ नया होने वाला है। ठीक है, अब क्या है भाई, अब कुछ नया होने वाला है। और जो कुछ अब नया होने वाला है, आप इसको किस हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे, या आप इससे किस हिसाब से क्या है, समझने का प्रयास करोगे। आइए, तो जो कुछ अब आपको हमको समझाना है, क्या कहा हमने, जो कुछ अब आपको हमको समझाना है, अगर आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी परेशानी में अपने आप को नहीं फंसाना चाहते, तो आप एक काम कर लें। एक और क्या लिखें, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिखें, एक कंपैरेटिव स्टडी आपको करना पड़ेगा, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था के साथ क्या जोड़ के चलेंगे, राज्य। संसदीय शासन व्यवस्था के साथ क्या जोड़ के चलेंगे, राज्य जोड़ के चलेंगे। और जब संसदीय शासन व्यवस्था के साथ राज्य को जोड़ के दिखाया जाता है, तो राज्य में एक क्या होता है, शासन का प्रमुख हो जाता है। एक को हम क्या कहते हैं, शासन का प्रमुख कहते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख है वो कौन होता है, वो पीएम होता है। अगर आप पूरे देश की बात करोगे, तो अगर आप एज अ होल बात करोगे, तो शासन का प्रमुख कौन होगा, आपका पीएम होगा। और एक आपको कौन मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, संवैधानिक प्रमुख कहेंगे। जिसको आप क्या कहेंगे, संवैधानिक प्रमुख कहेंगे, संवैधानिक प्रमुख कहेंगे, संवैधानिक प्रमुख कहेंगे, है ना। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राष्ट्रपति। भारत में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राष्ट्रपति। भारत में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राष्ट्रपति। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख है उसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और जो संवैधानिक प्रमुख है वो क्या है, वो नाममात्र की कार्यपालिका ही मानी जाती है। क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, तो आगे बढ़ाने के तौर तरीके कई सारे हो सकते हैं। जैसे अगर संसदीय शासन व्यवस्था को आप किसी भी राज्य के साथ जोड़ने की बात करोगे, तो उसमें एक आपको क्या मिलेगी, वास्तविक कार्यपालिका मिलेगी। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। एक क्या मिलेगी आपको, वास्तविक कार्यपालिका आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, वास्तविक कार्यपालिका मिलेगी। अब वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है आपकी, वो मंत्रिपरिषद होती है। वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है आपकी, मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, आपके पीएम साहब होते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका को ही क्या है, सरकार भी कहा जाता है। लेकिन जो यहां पर संवैधानिक प्रमुख है, तो संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या है, संवैधानिक प्रमुख का मतलब यह है कि भाई संवैधानिक प्रमुख को आप क्या कहेंगे, नाममात्र की कार्यपालिका कहेंगे। संवैधानिक प्रमुख को आप क्या कहेंगे, नाममात्र की कार्यपालिका कहेंगे। संवैधानिक प्रमुख को आपको क्या कहना है भाई, नाममात्र की कार्यपालिका आपको यहां पर कहना है। और संवैधानिक प्रमुख का एक मतलब यह भी होता है कि जिनके नाम पर देश की जो शासन व्यवस्था है वो अपने आप को संचालित करती है। मान लीजिए अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, तो अगर भारत सरकार किसी भी बाहर के देश से या किसी भी विदेशी राज्य के साथ जब वो अपने नाना प्रकार के संबंधों को स्थापित करने का कार्य करती है, तो संबंधों को स्थापित करने का कार्य जनरली प्रधानमंत्री जी की ओर से किया जाता है, या सरकार का कोई मंत्री भी कर सकता है। लेकिन ये संबंध किसके नाम से स्थापित किए जाते हैं, जो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, अर्थात राष्ट्रपति। कुल मिलाकर के हम ऐसा व्यवहार करके आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप संसदीय शासन व्यवस्था का अवलोकन करने की बात करेंगे, तो उसमें जो शासन का प्रमुख है, उसमें जो शासन का प्रमुख है
उसमें जो शासन का प्रमुख है वो क्या है, वो अधिक शक्तिशाली है। उसमें जो शासन का प्रमुख है वो अधिक शक्तिशाली है और जो संवैधानिक प्रमुख है वो कम शक्तिशाली है ना। यानी कि यह कहा जाता है कि संवैधानिक प्रमुख की शक्तियों को अगर आप देखने की बात करोगे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नजर आएंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि इनको अपनी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः मंत्रि परिषद की सलाह और सहायता के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन हम इस डिस्कशन को क्यों जोड़े, हम इस नाते जोड़े ताकि अब जो मराठाओं में चेंज आपके सामने आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये आपको नजर आता है। क्योंकि मामला क्या बना हुआ, मामला ये बना हुआ है, ये कहा जाता है कि 1713 AD, इस समय को मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए समय माना जाएगा। अब 1713 ईस्वी में क्या है, पेशवा जैसे पद का उदय, पेशवा जैसे पद का उदय, पेशवा जैसे पद का उदय, अष्टप्रधान से भिन्न, अष्टप्रधान से भिन्न है, या अष्टप्रधान से क्या रहा, भिन्न रहा। अभी हम आपको समझाने वाले हैं और भी अलग से, अष्टप्रधान से क्या रहा, भिन्न रहा। क्यों रहा, अभी समझ जाओगे आप। 1713 में पेशवा जैसे पद का उदय, और पेशवा जैसे पद का उदय जो हुआ है वो किस तरीके से दिखाया जाता है, वो ये दिखाया जाता है कि इस वर्ष साहू ने बालाजी विश्वनाथ को मराठाओं का पेशवा बनाया, बालाजी विश्वनाथ को मराठाओं का पेशवा बनाया, बालाजी विश्वनाथ को मराठाओं का क्या है, पेशवा बनाया, है ना। तो ये जो पेशवा जैसे पद का उदय है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से छत्रपति के शासनकाल की विशेषता है, तो वहां पर आपका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका प्रॉपर आंसर क्या आ जाना चाहिए, साहू आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। अब मामला क्या बनेगा, मामला यह बनेगा कि 1713 में जैसे ही ये सब कुछ होगा, है ना, एक लोकेशन क्या रहेगी आपकी, सतारा, और एक लोकेशन क्या रहेगी आपकी, पूना। सतारा में कौन दिखाई पड़ेंगे, छत्रपति, और पूना में कौन दिखाई पड़ेंगे आपके, पेशवा, है ना। अब छत्रपति क्या हो गए हैं, अब छत्रपति क्या कहलाएंगे, संवैधानिक प्रमुख कहलाएंगे। अब छत्रपति क्या कहलाएंगे, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में भारत में राष्ट्रपति, वैसे अब कौन हो गए आपके, छत्रपति हो गए। अब छत्रपति क्या कहलाएंगे, संवैधानिक प्रमुख कहलाएंगे, और पेशवा क्या कहलाएगा, शासन का प्रमुख कहलाएगा। पेशवा क्या कहलाएगा, शासन का प्रमुख कहलाएगा। पेशवा क्या कहलाएगा, शासन का प्रमुख कहलाएगा। यानी कि अब छत्रपति क्या हो गए, एक तरीके से नाम मात्र के कार्यपालिका हो गए, जोड़ के पढ़े तो। अब छत्रपति एक तरीके से क्या हो गए, नाम मात्र के कार्यपालिका हो गए। अब छत्रपति एक प्रकार से क्या हो गए भाई, नाम मात्र की कार्यपालिका हो गए। और पेशवा क्या हो गए, पेशवा वास्तविक कार्यपालिका हो गए। पेशवा क्या हो गए हैं, पेशवा वास्तविक कार्यपालिका हो गए हैं, पेशवा वास्तविक कार्यपालिका हो गए। तो अगर आप इस चीज का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो मैंने जानबूझ के ये संसदीय शासन व्यवस्था का भाव यहां पे आपको दिया है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आप कुछ ना कुछ पढ़ के अवश्य बैठे होंगे। और क्योंकि आप संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के अवश्य बैठे होंगे, तो अगर ये कंपैरिजन एक बार हो जाता है तो यहां कई सारी बातों का स्पष्ट परीक्षण आप करके चल सकते हैं। यानी कि अब हमको कहने का मौका मिल गया है कि ग्रेजुअली क्या होगा, छत्रपति वाला पद क्या है, वीक जोन में जाता रहेगा, और जो पेशवा वाला पक्ष है ये क्या है, अपर हैंड पे जाता रहेगा। यानी कि 1713 में जो मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में
पेशवा जैसा पद या पेशवा जैसी शब्दावली आपके सामने आ रही है, उसका एक मतलब यह भी है कि छत्रपति और पेशवा के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया है और धीरे धीरे ये शक्तियां ज्यादा किसको मिलती रहेंगी? पेशवा को मिलती रहेंगी। तो यहां मामला बिल्कुल अलग है। आप चाहें तो यहां शक्तियों का विभाजन भी आप दिखा सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, पेशवा और छत्रपति के मध्य शक्तियों का विभाजन का ग्राउंड आपके सामने आएगा और ग्रेजुअली क्या होगा, पेशवा को शक्तियां ज्यादा मिलती रहेंगी और पेशवा का पद उतना ही शक्तिशाली बनता रहेगा और छत्रपति का पद क्या है, धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और 1750 तक आते आते क्या है, बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा। 1750 तक आते आते क्या है, बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान में जो पेशवा जैसा पद आपको दिखाई पड़ता है, वो जो अष्टप्रधान के अंदर 8 प्रकार के मंत्रीगण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन 8 प्रकार के मंत्रीगणों को आधार बना करके जब आप व्यवहार करोगे तो आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा कि अष्टप्रधान के अंदर जो पेशवा जैसा पद है, वो जो बाकी 7 प्रकार के मंत्री हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला है, उनके व्यवहारों को डायरेक्शन देने वाला है, उनके व्यवहारों को रेगुलेट करने वाला है। उस पेशवा का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि शिवाजी महाराज और उस पेशवा जैसे पद के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन सामने आया होगा, जी बिल्कुल नहीं। शक्तियों का विभाजन 1713 वाला मामला है। इसलिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन आपके साथ की। जो यहां शासन का प्रमुख है वो यहां पेशवा है, जो यहां संवैधानिक प्रमुख है वो यहां पर क्या, छत्रपति हैं। और दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच आप क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स आप जोड़ के दिखाएंगे। दोनों के बीच क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स आप क्या जोड़ के दिखाएंगे। और ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर्स है, ये ग्रेजुअली क्या करेगा, छत्रपति को वीक जोन में लेकर के जाएगा और पेशवा को क्या है, शक्तिशाली बनाता चला जाएगा। तो दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बैठा लो। अगर कभी सवाल आता है, क्योंकि बहुत बार आया है कि मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवा जैसा पद निम्न में से किस वर्ष उदित हुआ, तो आपका आंसर 1713 ही आना चाहिए। आप अष्टप्रधान को लेकर के अपने आप को अननेसेसरी कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अष्टप्रधान का जो पेशवा है वो मामला अलग है। वो खुद एक तो खुद हो गया, बाकी 7 जो अलग प्रकार के मंत्रीगण हो गए, उनके व्यवहारों को रेगुलेट करने वाला माना जाएगा या उनके व्यवहार को क्या है, डायरेक्शन देने वाला माना जाएगा। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के अंदर जो पेशवा है, क्या कहा हमने, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के अंदर जो पेशवा है उसको आधार बना करके आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि शिवाजी महाराज और पेशवा जैसे उस पद के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। यह सारा मामला यहां जुड़ेगा। तो फाइनली अब आपको यह कहने का मौका मिल गया है कि जो मामला संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के प्रमुख को लेकर है, संवैधानिक प्रमुख को लेकर है, बिल्कुल वही मामला जो है 1713 के समय में मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में आपको नजर आता है। आप देख लो, सारा का सारा कहानी आपके सामने बना हुआ है। सतारा से छत्रपति रह के अपना काम करेंगे और जो पेशवा हैं वो पूना से रह के अपना काम करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था को समझते हुए आप इन्हें अब संवैधानिक प्रमुख कह देंगे, अर्थात ये नाम मात्र के कार्यपालिका माने जाएंगे। और संसदीय शासन व्यवस्था का अवलोकन करते हुए आप इनको शासन का प्रमुख कह देंगे, अर्थात ये क्या माने जाएंगे, वास्तविक कार्यपालिका माने जाएंगे, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव माने जाएंगे। तो साहू के बाहर आने के बाद में सारा मामला ही बदल गया, है ना। हमेशा हमेशा के लिए जो राजा राम वाला पक्ष है वो अपने आप को क्या दूर कर लेता है। हालांकि हमने ये आवश्यक समझाया था आपको कि साहू के आने से क्या होगा, कि साहू 1707 से लेकर के 1749 तक, यानी कि एक लंबे समय तक क्या है, मराठाओं के छत्रपति के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पेशवा का जो पद 1713 में आया वो धीरे धीरे क्या है, छत्रपति के पद को कमजोर बनाता हुआ चला जाएगा। और 1750 में एक संधि का जिक्र हम करेंगे अगली चर्चा में, और उस संधि में आपको यह कहने का पूरा मौका मिल जाएगा कि पेशवा ही सब कुछ है, छत्रपति का जो पद है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, समाप्त हो गया। तो इस चर्चा में 2 प्रकार की बातें हमने की।
पहली बात तो हमने आपको यह समझाया कि साहू के बाहर आने के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष की चर्चा आप किस प्रकार से करेंगे, बालाजी विश्वनाथ को साहू के साथ जोड़ने का तरीका क्या होगा, और केवल इस चीज को समझाने के लिए, इस सवाल को समझाने के लिए कि 1713 में ही मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में पेशवा का जो पद है वह अपना इमरजेंस आपके सामने रखता है। ये तमाम प्रकार की जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं हमने आपके सामने की हैं ताकि आपका सवाल परीक्षा में गलत ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि चर्चा आपको गहराई में जाकर के लाभान्वित करने का कार्य करेगी। ठीक है, और अगर इस चर्चा के आलोक में कोई भी सवाल अगर आपको आपकी परीक्षाओं में दिया जाता है या किसी भी चुनौतीपूर्ण भाषा आधारित सवाल का आपको सामना करके चलना पड़ता है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आप लोग असुविधाओं का सामना नहीं करेंगे बल्कि आपके सामने सुविधाएं आ ही जाएंगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।